जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इन सब के लिए अपन साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पहले प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ अपन उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल भी देखेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम के लिए आपको कंफर्म हो सके कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हम आपको जो डिटेल करवा रहे हैं वो डिटेल जरूर आप एक बार लिख लेना, जिससे आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले उसे पढ़कर जाएं, तो उसी में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, साइंस का पहला क्वेश्चन है, महासागरों के ज्वार और लहरों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ऊर्जा और बिजली का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसे याद आप जरूर कर लीजिए, इसे एक अपनी नोटबुक में जरूर कॉपी कर लीजिए। पहला है, महासागरों में ज्वार भाटा का मुख्य कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। दूसरा है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। तीसरा है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब उच्चतम ज्वार बनता है। चौथा है, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होते हैं तब न्यूनतम ज्वार बनता है। पांचवा है, पृथ्वी का घूर्णन ज्वार के समय और आवृत्ति को प्रभावित करता है। छठवां है, हवा समुद्र की सतह पर लहरों को उत्पन्न करने का मुख्य कारण है। सातवां है, तूफान और चक्रवात बड़ी और तेज लहर पैदा करता है। आठवां है, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से सुनामी जैसी विशाल लहरें बन जा सकती हैं। नौवां है, तट रेखा का आकार और गहराई लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करती है। 10वां है, ज्वार और लहरों से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जो एक नवीकरण ऊर्जा है। देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन में हमने 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा दिए हैं, आप इन्हें लिख लीजिए और समय समय पर याद करते रहिए, आपके सारे क्वेश्चन सही निकलेंगे। क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो सारे दो कथन एक कारण दिए, इसे सही बताइए, कथन कौन सा सही है, कारण सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सत्य है। यानी कथन ए है, ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है, कारण यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। इससे संबंधित आपको फैक्ट भी बता रहे हैं, इसे भी कर लिए। 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लियो, इसका नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट पहला है, पर्यावरण में जीवित और निर्जीव दोनों घटक शामिल होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वन्य पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वायु, जल, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण के मुख्य प्रकार के प्रदूषण हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग पर्यावरण बचाने के प्रभावी उपाय हैं। जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक पेड़ एक जीवन पर्यावरण संरक्षण का संदेश सशक्त संदेश है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है और फैक्ट भी अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट भी लिख के बताइए सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विभेदित पादप शरीर नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी थैलोफाइट्स में नहीं होते हैं, ब्रावोफाइट में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं तथा टेरोडोफाइट्स में होते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हैं जी, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद कर लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख कर रख लीजिए आप। पहला है, थैलोफाइटा में पौधों का शरीर अविभेदित, इनमें जड़, तना और पत्तियां स्पष्ट रूप से नहीं होती हैं। थैलोफाइट्स को सरलतम पौधे माना जाता है। ये पौधे अधिकतर जलीय जैसे शैवाल होते हैं। थैलोफाइट में बहिर्कांततंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। इनके पोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होते हैं। थैलोफाइट्स का प्रजनन 3 प्रकार का होता है, अलैंगिक, लैंगिक तथा और वनस्पतिक। 8वां, थैलोफाइट में प्रमुख वर्ग शैवाल जैसे स्पाइनोगायरा, क्लोरेला, वॉलवॉक्स। 9वां, थैलोफाइट में बीज नहीं बनते, ये बीज रहित पौधे होते हैं। 10वां, थैलोफाइट पौधे पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं, जैसे ऑक्सीजन प्रदान करना और जलीय जीवों के लिए भोजन बनाना। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जी, आप भी क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसलिए आपकी फैक्ट की बोल रहे हैं, इनके नोट्स आप जरूर बना के रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ी पिक्सल सही नहीं आ रहे हैं, तो आप वीडियो को 720 पिक्सल पर या फिर 1080 पिक्सल करके देखिए, आपको क्लियर क्वेश्चन समझ में आएगा और सही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश द्विपक्षीय समरूपता बंद परिसंचरण और मेटामेरिक विभाजन वाले जीव का सामना करता है। सुरेश को यह पता लगाने में सहायता करें कि यह जानवर है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यह एक एनिलिडा है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट आप ध्यान से पढ़ना और अच्छे से सुनते जाना। पहला है, एनिलिडा शब्द का अर्थ छल्लेदार या खंडित जीव होता है। इनके शरीर में मेटामेरिक विभाजन पाया जाता है, यानी शरीर में कई समान खंडों में बटा होता है। एनिलिडा जीवों में द्विपक्षीय समिति होती है। चौथा है, इनके शरीर में त्रिस्तरीय संगठन अर्थात 3 जर्म लेयर एंडोडर्म, मेडोडर्म तथा एंडोडर्म होता है। पांचवा है, एनिलिडा में सहीलम उपस्थित होता है, जिससे इन्हें कोएलोमेट जीव कहा जाता है। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रभावित होता है। एनिलिडा में पाचन तंत्र पूर्ण होता है, अर्थात मुख और गुदा दोनों उपस्थित होते हैं। श्वसन त्वचा गलफड़े शरीर की दीवार द्वारा होता है, प्रजाति पर निर्भर करता है। इसके प्रमुख उदाहरण है केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि। 10वां, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। देख लिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और फैक्ट को नोट करते चलिए। आप फैक्ट को नोट करेंगे और बार बार पढ़ते रहेंगे, एग्जाम टाइम पर भी इन्हें फैक्ट को अच्छे से याद करके जाना। आपका पेपर निकलेगा, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एमपी पुलिस का, एमपीएसआई, यूपीएसआई और एसएससी रेलवे, जो भी आप एग्जाम देंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट साइंस रहेगी और साइंस तो हर एग्जाम में आती ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि वातावरण में किसका प्रतिशत औद्योगिक क्रांति के बाद दुगना हो गया है? जब से मानव ने जीवाश्म ईंधन को बहुत बड़े पैमाने पर जलाना शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मछली पकड़ने का काम किसके द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी इको साउंड्स और सैटेलाइट्स के द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर पढ़िए क्योंकि हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट और बहुत मेहनत करके क्वेश्चन छांटते हैं और इम्पोर्टेंट कौन ढूंढ कर निकाल कर सारी बुक में से पढ़कर आपके लिए एक वीडियो में लाते हैं, इसलिए आप इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर पढ़िए। नेक्स्ट है, समुद्री मछली पकड़ने का कार्य इको साउंड और सैटेलाइट की सहायता से किया जाता है। इको साउंड समुद्र की गहराई और मछलियों के झुंड का स्थान बताने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। सैटेलाइट तकनीक समुद्र के तापमान और मछलियों से संभावित क्षेत्रों की पहचान में मदद करती है। भारत में समुद्री मछली पकड़ने का प्रमुख क्षेत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। मत्स्य पालन ग्रामीण रोजगार और विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख साधन है। भारत के प्रमुख मछली उत्पादक राज्य गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि और समुद्री संसाधनों का विकास है। कृत्रिम मत्स्य पालन में तालाब, झील या टैंक में मछलियों का पालन किया जाता है। 9वां, भारत सरकार का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। 10वां, समुद्री जीव जैसे झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर और सीविड्स भी समुद्री मत्स्य संसाधनों का हिस्सा। देख लीजिए इसमें 10 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबावासीय एक ऐसा रोग है जिसमें रोगाणु प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी आंत को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, पहला है अमीबावासी एक आंत से संबंधित रोग होता है। यह रोग एंटा अमीबा स्टोलिटिका नामक परजीवी से होता है। अमीबावासिस का संक्रमण माध्यम दूषित जल और भोजन से है। यह रोग विशेषकर गंदे और अस्वच्छ क्षेत्रों में फैलता है। अमीबावासिस में दस्त, पेट दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। 6वां, पाचन तंत्र इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। यह रोग मनुष्य में मल मुख्य मार्ग से फैलता है। अमीबावासिस से बचाव के लिए स्वच्छ जल और भोजन का सेवन अत्यंत आवश्यक है। इसका उपचार एंटी अमीबावासिस दवाएं जैसे मेट्रोनिडाजोल द्वारा किया जाता है। 10वां, अमीबावासिस मलेरिया, टाइपैनोसोमियासिस, लीशमैनोसिस ये सभी प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं और फैक्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपसे बोलते हैं लाइक कर दीजिए, आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो लाइक कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी WWTP में अपांग के पृथक किए गए पानी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पुनः निर्मित जल कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर पढ़िए। हम आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट छांट कर लाए हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में कचरा और अन्य ठोस पदार्थ को पानी से अलग किया जाता है। दूसरा है, पानी को ठोस से पृथक करने के बाद उसे निर्मलीकृत पानी कहा जाता है। तीसरा है, क्लिरिफाइड वाटर का उपयोग आमतौर पर प्राकृतिक जल स्रोत में वापसी या आगे उपयोग के लिए किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार में मुख्य चरण है प्राथमिक, मध्य, तृतीय। प्राथमिक उपचार में बड़े ठोस कण हटाना होता है। द्वितीय में जैविक पदार्थों का अपघटन होता है। तीसरे में पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव हटाना होता है। पांचवा है, पुनः निर्मित जल यह पानी पुनः सिंचाई, औद्योगिक उपयोग या अन्य गैर पीने योग्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। छठा है, शुद्ध जल यह पीने योग्य जल होता है जिसमें किसी प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीव या रसायन नहीं होते हैं। सातवां, अपशिष्ट जल उपचार में ठोस पदार्थ को हटाने के लिए सेटलमेंट टैंक का उपयोग किया जाता है। आठवां है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीव की मदद से कार्बनिक अपशिष्ट तोड़े जाते हैं। नौवां, WWTP में निर्मलीकृत जल पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में मदद करता है। 10वां, अपशिष्ट जल का उचित उपचार स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए किससे ऊपर का शोर शरीर के लिए रूप में दर्दनाक हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 80 डेसिबल से अधिक का शोर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप जरूर याद कीजिए। 80 डेसिबल से ऊपर का शोर मनुष्य के लिए शारीरिक रूप से दर्दनाक हो सकता है। 60 डेसिबल तक का शोर आमतौर पर सहनशील माना जाता है। 100 डेसिबल से ऊपर का शोर कान को स्थायी क्षति पहुंचा सकता है। चौथा है, शोर प्रदूषण के मुख्य स्रोत है वाहन, औद्योगिक मशीनरी, रेलगाड़ी और हवाई यात्रा। पांचवा है, शोर प्रदूषण से बचने की क्षमता, नींद और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छठवां है, मानव कान 0 डेसिबल से 120 डेसिबल तक की आवाज सुन सकता है और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकता है। सातवां, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। आठवां है, शोर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, ध्वनि अवरोध और दीवारें, वाहनों और मशीनों के लिए साइलेंसर, उद्योग और आवासीय क्षेत्र से दूर रखना। नौवां है, सुनवाई हानि लंबे समय तक उच्च ध्वनि से संपर्क में रहने से होती है। 10वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 55 डेसिबल को शहरी क्षेत्र के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए और इसके नोट्स भी बनाइए क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे और एग्जाम के प्रीवियस के क्वेश्चन हमने आपके लिए उठाए हैं और उन्हीं का सारे हम आपको डिटेल फैक्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक का आणविक सूत्र क्या है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी CaCO3 होता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़िए आप। पहला है, चौक एक प्राकृतिक खनिज है। दूसरा है, इसका मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तीसरा है, चौक का आणविक सूत्र CaCO3 है। चौथा है, यह सफेद रंग का मुलायम और धूल युक्त पदार्थ होता है। पांचवा है, चौक आकस्मिक टूटने पर आसानी से पाउडर में बदल जाता है। छठवां, इसका उपयोग लेखन, पेंट, कृषि और निर्माण में किया जाता है। सातवां, चौक समुद्री जीव की अपशेष से प्राप्त होता है। आठवां, CaCO3 पानी में लगभग अघुलनशील होता है। नौवां, यह एसिड के संपर्क में आने पर CO2 गैस छोड़ता है और CaCO3 प्लस 2HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। 10वां, चौक मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने और कैल्शियम की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी समताप मंडल में पाई जाती। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला है, ओजोन परत वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर तक स्थित है।
तीसरा है ओजोन परत O3 गैस से बनी होती है। चौथा है यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पांचवा है ओजोन परत के बिना त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली की कमी बढ़ सकती है। छठवां CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य हानिकारक रसायन ओजोन परत को नष्ट करते हैं। सातवां 1985 में मैत्रोल्स ओजोन परत क्षेत्र की खोज हुई थी। मैत्रोल प्रोटोकॉल 1987 के तहत CFC का उपयोग कम किया गया है। नौवां ओजोन परत पृथ्वी को गर्म होने से बचाने और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 10वां ओजोन परत की सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर जायद मौसम से जुड़ी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सूरजमुखी की नहीं जुड़ी है, तरबूज है, खीरा है तथा करेला, ये तीनों जायद की फसल होती हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप याद करिए क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट ही वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला है जायद फसलें मुख्यतः मानसून बरसाती मौसम में बोई जाती हैं। दूसरा है जायद फसल जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तीसरा है जायद फसलें अधिक पानी की मांग करती हैं। चौथा है मुख्य जायद फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास हैं। पांचवा जायद फसलें उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से अधिक होती हैं। छठवां रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और कम पानी की आवश्यकता होती है। सातवां मुख्य रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, मसूर है। आठवां है भारत में धान की प्रमुख जायद उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश है। नौवां है जायद फसलें मानसून की सिंचाई पर निर्भर होती हैं, इसलिए बारिश कम होने पर फसल प्रभावित होती है। 10वां है जायद फसलें अधिक गर्म और नरम जलवायु में उगती हैं और इनके लिए मिट्टी गहराई और उपजाऊ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने नोट्स बना के जरूर रखना क्योंकि हम आपको डेली ही ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का उदाहरण है जो प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी फॉरन है वह। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके अलैंगिक प्रजनन में केवल एक माता पिता पौधा शामिल होता है। दूसरा अलैंगिक प्रजनन में बीज की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है प्रकंद के माध्यम से प्रजनन को स्टोलन, रिहिजोन, ट्यूबर और ओफेक्ट के द्वारा किया जाता है। चौथा है आलू ट्यूबर के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। पांचवा है गाजर और मूली मुख्य रूप से जड़ के माध्यम से प्रजनन करते हैं। छठवां है गाजर का राइजोम भूमिगत तना होता है जो नए पौधे उत्पन्न करता है। सातवां है इंडियन झरझरी वनस्पति स्टोलेनो और क्लोनिंग के माध्यम से प्रजनन करता है। आठवां अलैंगिक प्रजनन के फायदे तेज उत्पादन, माता पिता जैसे समान पौधे होते हैं, कम समय में बड़े क्षेत्र में विस्तार होता है। नौवां स्टेम कटिंग सबसे आम तरीका है जैसे गन्ना में। 10वां अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से उपजाऊ और रोगमुक्त पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी डी वाला कथन गलत है, इसे आप पढ़ लेना, लेकिन हम आपको 3 सही वाले कथन जरूर पढ़ के बता रहे हैं। लीनियस की प्रणाली एक पदानुक्रमित संरचना का आधारित है। दूसरा है लीनियस की प्रणाली प्रजातियों के नाम के लिए द्विपद नामक प्रकरण का उपयोग करती है। तीसरा है लीनियस ने ऐसे जीवों को एक साथ समूहित किया है जिसमें स्पष्ट शारीरिक लक्षण जैसे पैरों की संख्या का पत्तियों का आकार समान थे। इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि पेपर में आती हैं, लीनियस के बारे में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्जाम में आती हैं। साइंस वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला है कार्लो लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लीनियस ने जीवों को स्पष्ट शारीरिक लक्षण के आधार पर समूहित किया है। उनके अनुसार पैरों की संख्या, पत्तियों का आकार, फूल की संरचना जैसे लक्षण महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने 2 नामों वाली पद्धति विकसित की है। पांचवा है बाइनोमियल नाम में पहला नाम जाति, दूसरा नाम प्रजाति होता है। छठवां है लीनियस के अनुसार वर्गीकरण के प्रमुख स्तर हैं
किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीन्स, स्पीसीज। सातवां है उन्होंने पादप और पशु दोनों के लिए वर्गीकरण प्रणाली बनाई है। आठवां है उनके समय में जीवों को दो मुख्य साम्राज्य में बांटा गया, किंगडम में बांटा गया था, यानी प्लांटिंग और एनिमल में। नौवां है लीनियस की प्रणाली में व्यवस्थित और सरल नामांकन के कारण वैज्ञानिक संवाद आसान हुआ है। 10वां आधुनिक वर्गीकरण में डीएनए और आनुवंशिक लक्षण भी शामिल किए गए हैं, पर लीनियस की संरचना आज भी मूल आधार है। देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप भी पढ़ रहे होंगे तो आपको भी पता चल रहा होगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी फूल नहीं लेता है, भूस्तरीय, प्रकंद तथा कंद लेता है। इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर याद कीजिए और आराम से लिख के रख लीजिए। पहला, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक माता पिता पौधे शामिल होती हैं, इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक रूप से अलैंगिक प्रजनन कई अंगों के माध्यम से होता है, जैसे प्रकंद, जड़ और पत्ती से। चौथा है भूस्तरीय, भूमिगत या सतही तना जो नए पौधे उत्पन्न करता है। पांचवा है प्रकंद, भूमिगत तना जो शाखाओं और अंकुरों से नए पौधे होते हैं। छठवां है कंद, मोटा भूमिगत तना जैसे आलू जो नए पौधे उत्पन्न करता है। सातवां है फूल, अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेती है, यह लैंगिक प्रजनन का अंग है। आठवां है पत्ती, कुछ पौधों में पत्ती कटिंग या पत्ती अनुकरण से भी अलैंगिक प्रजनन होता है। नौवां है अलैंगिक प्रजनन के लाभ, माता पिता के समान पौधे बनते हैं तथा तेज उत्पादन होता है, कम समय में बड़े क्षेत्र में फैलते हैं। 10वां है अलैंगिक प्रजनन की तकनीक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, वुडिंग, टिश्यू कल्चर में प्रयोग की जाती है। तो आज की हमारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हो गए। आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं तो आप कमेंट करके भी बताइए कि सर क्वेश्चन कैसे लगे, और कैसे क्वेश्चन चाहिए वो भी बताइए, और वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। बस आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर लिखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं और कैसे लेवल क्वेश्चन चाहिए। हम आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे और पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।